हेलो एवरीवन। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद में एक नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी मिलेगी आपको। दो पार्ट में वीडियो है। सबसे पहले मार्केट की हिस्ट्री को चार्ट पर समझाऊंगा, जिससे आपको मार्केट का व्यू हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देन उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के टॉपिक से कनेक्ट करूंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी लर्निंग है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। टाइम फ्रेम है ईयरली। आपने कभी नोटिस किया है कि आज तक निफ्टी ने ईयरली टाइम फ्रेम पर एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया। 2000 से लेकर 2024 तक की पूरी हिस्ट्री चार्ट पर आपके सामने है, जिसमें से एक भी सिंगल सप्लाई जोन नहीं है। हर एक मार्केट क्रैश के बाद में भी, फिर चाहे वो क्रैश 2000 का डॉट कॉम बबल हो, 2004 का यूपीए इलेक्शन शॉक हो, 2006 का एफआईआई सेल ऑफ हो, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2015 का चाइना स्लोडाउन हो, 2018 का आईएलएफएस क्राइसिस हो, 2020 कोविड 19 हो, या फिर मैं कहूं 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर। हर एक छोटी से लेकर बड़ी न्यूज जो आप सोच सकते हैं, हर एक मार्केट क्रैश जो अभी तक आया, जिनमें से कुछ मार्केट क्रैश आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी के दौरान, कुछ मार्केट क्रैश आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट होने से पहले, तो कुछ मार्केट क्रैश तब आए जब आप में से कुछ यंग ट्रेडर ने तो जन्म भी नहीं लिया था। 2000 से लेकर एंड ऑफ 2024 तक हर एक मार्केट क्रैश इस पिक्चर में है। इन सब के बावजूद आज तक निफ्टी ने एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया ईयरली टाइम फ्रेम पर। अब ये अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है, जो इसको समझ गया मान लो उसने पूरा मार्केट समझ लिया। सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर आपकी पूरी स्टॉक मार्केट जर्नी बिना एंजाइटी एंड बिना स्ट्रेस के चल सकती है। बस एक चीज आपके माइंड को चाहिए, वो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये बता दूं कि आगे क्या होगा मार्केट में। उसके लिए मैं जा रहा हूं निफ्टी के क्वार्टरली चार्ट पर। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के क्वार्टरली के डिमांड जोन पे। तीन डिमांड जोन मैंने ऑलरेडी यहां पर मार्क कर रखे हैं। आप देखेंगे तीनों के तीनों दिखने में अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट वाले डिमांड जोन में तो दो लेगआउट कैंडल भी हैं। अब ये चेक करना हो कि इनको किसी हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है क्या। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ ईयरली टाइम फ्रेम पे। देखिए, ज्यादा मार्किंग नहीं करेंगे, बिल्कुल चीजों को सिंपल रखेंगे। ईयरली डिमांड जोन पे बस एक जो नियरेस्ट डिमांड जोन है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल से। मतलब कोई भी बॉक्स वगैरह मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। एक डिमांड जोन ईयरली पे मार्क कर लिया है, हाफ ईयरली पे जाते हैं। आप देखेंगे कि हाफ ईयरली पे ये भी डिमांड जोन है, यहाँ पर भी है, लेकिन नियरेस्ट डिमांड जोन को ही मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ एक प्रोक्सिमल लाइन ही मैं मार्क कर रहा हूँ, ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। डिजिटल में मार्क नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लाइनें मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखिए H1 एंड H2 ये है ईयरली डिमांड जोन की प्रोक्सिमल एंड डिजिटल, और H3 जो है वो है हाफ ईयरली डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन। अब जाते हैं क्वार्टरली पे वापस। अब देखिए, फर्स्ट डिमांड जोन जो हमें दिख रहा था ऑलरेडी दो लेगआउट के अंडर, लेकिन वो प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोइंसाइड नहीं कर रहा तो उसको हम इग्नोर करेंगे, अपने आप में ही उसमें एक स्ट्रेंथ है। अगर चीजें वहां पे भी डिमांड जोन में आती है तो वहां से भी एक अच्छी रैली आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज कोइंसाइड नहीं कर रही उसको हम ऑलवेज इग्नोर करें, स्पेशली सेक्टर के अंदर में। आप देखेंगे कि सेकंड डिमांड जोन हाफ ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये क्वार्टरली का सेकंड डिमांड जोन हाफ ईयरली के प्रोक्सिमल को कोइंसाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इसमें आएगी, आने के कुछ देर बाद में ही हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन को भी हिट कर जाएगी, तो इसकी स्ट्रेंथ बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाएगी। और थर्ड वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन आप देखेंगे, वो देखेंगे कि प्रॉपरली ईयरली के बीचों बीच कोइंसाइड कर रहा है। तो मतलब वो तो अपने आप में एक बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा डिमांड जोन हो गया 18,000 के आसपास में जो है, कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, वो तो बहुत ही अच्छा डिमांड जोन होगा। बट ऐसा नहीं कि उसके लिए हम ऑलवेज इसी का वेट करें और इससे पहले कोई भी एक्शन ना लें। ये सभी के सभी डिमांड जोन वैलिड है। बस बात इतनी सी है कि किस डिमांड जोन पर कितनी सारे सेक्टर और कितने डिमांड वहां पर एक साथ में प्राइस में आते हैं। अब उसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ईयरली मार्क कर लिया, हाफ ईयरली पे सिर्फ एक प्रोक्सिमल ड्रॉ करी है, और क्वार्टरली की पिक्चर आपके सामने। मैं मंथली पे जा रहा हूँ, कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, बस चीजें सिंपल रखना चाह रहे हैं आप। मंथली के ऊपर में देखिए सिर्फ और सिर्फ एरो मैंने लगा रखे हैं। ये एरो अपने आप में एक मंथली का डिमांड जोन है, लेकिन क्वार्टरली में तो दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये एक मंथली का डिमांड जोन है, जो कि उसी क्वार्टरली के थर्ड डिमांड जोन में, तो इसको भी मार्क करने की जरूरत नहीं। एक यहाँ पर भी कुछ लग रहा है कि यहाँ पर भी डिमांड जोन है, यहाँ से ही ये पूरी रैली स्टार्ट हुई थी। बट अगेन ये देखिए ईयरली डिमांड जोन के ही डिजिटल लाइन को कोइंसाइड करते हुए, मतलब ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन तो प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर में है, और ये वाला डिजिटल के ऊपर में। तो मंथली का ये है, तो वहां पे हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ईयरली का ऑलरेडी डिमांड जोन है, तो इसको भी मार्क नहीं करते, मतलब कम से कम मार्किंग रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों आया हूं, यहां पर कुछ भी मार्क नहीं कर रहा, बस एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस डिमांड जोन के ऊपर में ये बेस कैंडल, ये देख लीजिए, यहां पर एक रेफरेंस के लिए कुछ भी जैसे एक रख देते हैं, और मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं कर रहा। बस ये एक नंबर आपको याद रहेगा, मैंने यहां पर रखा है इस चीज के लिए। निफ्टी के बाद में हम जाते हैं सेंसेक्स में, और अगेन हम क्वार्टरली से ही स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जो पिक्चर निफ्टी की एग्जैक्टली वो की वो पिक्चर सेंसेक्स की है, मतलब तीनों के तीनों डिमांड जोन, और दिखने में तीनों सिमिलर लग रहे हैं। फर्स्ट वाले डिमांड जोन में वही दो लेगआउट कैंडल। अब देखते हैं कि और क्या क्या सिमिलरिटीज है निफ्टी के चार्ट के साथ में सेंसेक्स की। ईयरली पे जाते हैं, जैसे निफ्टी में हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मार्क किया, उसी तरह से सेंसेक्स में भी एक डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। हाफ ईयरली पे जाते हैं, हाफ ईयरली के ऊपर में ये वाला डिमांड जोन, नीचे वाले को छोड़ते हैं, बहुत दूर है, ऊपर वाला एक नियरेस्ट डिमांड जोन, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोक्सिमल लाइन प्लॉट कर देते हैं जैसे हमने निफ्टी में प्लॉट करी थी। वापस क्वार्टरली पे आते हैं, आप देखेंगे जो सिचुएशन निफ्टी की है सेम एग्जैक्टली उसी तरह से सेंसेक्स की है, मतलब सेकंड डिमांड जोन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन से, और थर्ड डिमांड जोन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है ईयरली के डिमांड जोन से। अब अगर मंथली के ऊपर में हम जाए, मतलब यहां तक सब कुछ सेम है निफ्टी जैसा, ऐसा लग रहा है कि सेम ही पिक्चर हम वापस से देख रहे हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊं तो बिना डिमांड जोन मार्क करे हुए इन एरो से ही समझ जाइए कि यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली के अंदर ही है, तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये भी डिमांड जोन है जो कि वापस क्वार्टरली में ही मार्क करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी की तरह यहां पर भी हम कह सकते हैं सेंसेक्स की पूरी रैली यहीं से स्टार्ट हुई थी, बट अगेन ये ईयरली की डिजिटल लाइन, मतलब ईयरली डिमांड जोन में ही है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एडिशनल एरो मैंने मार्क कर रखा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस का, बस मुझे जब भी कोई चीज दिखती है तो उसको वहां पे मैं कुछ मार्क करके रख देता हूँ, ताकि मैं हर एक उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहूं जो मैं सोच भी नहीं रहा या मैं सोच भी नहीं सकता, उस तक के लिए मैं प्रिपेयर रहूं। तो एक बार आपको इस पे कुछ भी फोकस नहीं करना है, बट हाँ आपको ये दिख गया है तो आपको एक पॉइंट होगा कोई ना कोई जो आगे चल के अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में यहां तक पिक्चर सेम है। अब हम जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ है क्या, जैसे उसमें वीकली में एक मैंने पॉइंट हाईलाइट किया था, सेंसेक्स में भी वो है, भले इस डिमांड जोन में इतना बाहर नहीं है जितना निफ्टी में था, लेकिन पॉइंट तो है। तो क्यों ना यहां पर भी मैं एक नंबर रख दूं। अब ये देखिए जितने ज्यादा एक नंबर मैं रख रहा हूं ना यहाँ पर, हो सकता है कि ये अपने आप में ही कुछ एक एडिशनल पॉइंट बन जाए आगे चल के। सेंसेक्स और निफ्टी को हमने समझा दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम लग रहे हैं। अब देखते हैं कि और किस किस चीज में क्या क्या सिमिलरिटीज है। निफ्टी बैंक में जाते हैं, अगेन इसको भी क्वार्टरली से स्टार्ट करते हैं, जैसे निफ्टी सेंसेक्स को क्वार्टरली से स्टार्ट किया, फिर ईयरली, फिर हाफ ईयरली, उसी तरह से इसको चलाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर को हम देखने वाले, मैं बस कुछ एक पॉइंट्स आपको समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर में जैसे वो सारे पॉइंट आप समझेंगे देन हम किसी दूसरी चीज पे मूव होंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वार्टरली का डिमांड जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा। अब आप देखेंगे क्वार्टरली का डिमांड जोन तो ये भी है, चलो ये टेस्टेड है, देखिए ये टेस्टेड है, ये ऑलरेडी दोनों चल चुके हैं, एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। एक बार ये भी टेस्टेड होता है तो फिर क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस को यहां से पहले रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चीज क्लियर है। नीचे वाला एरिया मैंने बस ऐसे मार्क कर रखा, अगेन मैं कह रहा हूं ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बैंक निफ्टी यहां तक आने वाले, लेकिन वो होता है ना कि हमेशा एक ऐसे पॉइंट को मार्क करके जरूर रखो कि कभी भी फ्यूचर में कभी भी किसी भी वजह से जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर आपके पास में ऑलवेज एक प्लान हो। बस उसलिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इससे ऊपर रखिए। क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया, ये वाली जो पिक्चर एक दूसरे से टेस्टेड थी, ये एक जरूर फेस एरिया है। एक बार मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्क करने में, बस मैं चीजें सिंपल रखना चाह रहा हूं, बस उसी लिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम जाते हैं निफ्टी की तरह है ईयरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए ईयरली पे इतना कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, तो क्यों ना ईयरली की जगह किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे जैसे कि हाफ ईयरली पे मार्क कर लें। अब मैं आ गया हाफ ईयरली पे, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ हाफ ईयरली का ये वाला डिमांड जोन जो नियरेस्ट डिमांड जोन है। अब देखते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज है क्या। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप रैली, ये पूरी रैली यहीं से स्टार्ट हुई थी। जो हाफ ईयरली पे तो प्रॉपर बेस कैंडल नहीं दिख रही, लेकिन ये क्वार्टरली की वही रेंज है जो मैंने मार्क करके रख रखी है, जिसपे मैंने कहा कि अभी आपको फोकस नहीं करना है। ओके, तो हमने हाफ ईयरली पे ये डिमांड जोन मार्क कर लिया। क्वार्टरली पे वापस आते हैं, अब आप देखेंगे कि आपका जो क्वार्टरली का डिमांड जोन जो हमने मार्क करा है वो हाफ ईयरली डिमांड जोन से प्रॉपरली कोइंसाइड हो रहा है, तो मतलब अपने आप ही उसके अंदर में एक स्ट्रेंथ आ गई। नीचे वाले पे हम नहीं जाते हैं, इस पे फोकस रखिए कि
अपने आप में ही ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ये नहीं कह सकते कि सेम पिक्चर हमें देखने को मिली, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ एरिया है। अब कितना डिस्टेंस है, चीजें एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी नहीं करेंगी वो तो हमें अराइवल पे ही पता लगेगा, लेकिन चीजों को हम पहले से सॉर्टेड रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें हम कर रहे हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के बाद में हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। देखिए वापस मार्क नहीं कर रहा, बस निफ्टी और उसी की तरह बस मैं सिंपली टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ और वहां पे कुछ कुछ पॉइंटर में डाल रहा हूँ। अब देखिए ये पॉइंटर है, जैसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में एक नंबर रखा है, उसी तरह से यहां पर भी मैं एक नंबर रख देता हूं। अब देखिए तीन जगह मैंने एक एक नंबर रख दिया, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी के अंदर में हमने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में। अब जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पर भी कुछ रखने की जरूरत है क्या। यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से ये इस तरह की रैली आई है ना, कि सेलिंग प्रेशर कभी भी आएगा ना, ये सब चीजें टेस्टेड करने के बाद में, मतलब निफ्टी का जो क्वार्टरली का ये वाला डिमांड जोन है ये एक बार टेस्टेड होता है तो फिर पिक्चर यहाँ तक क्लियरली आ सकती है। बट मीन वाइल ये एक नंबर अगर हमने रखा है तो ये क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, उसी चीज को हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में इस पिक्चर के साथ साथ में एक देखिए एरो यहाँ पे भी रख रखा है, जो उस क्वार्टरली वाले डिमांड जोन पे जिस पे आपको फोकस नहीं करना था उससे ऊपर है। देखिए ये वो पिक्चर है जो क्लासेस में मैं अक्सर यहाँ पर मार्क करके बस एरो रख देता हूँ। बताया ना कि कभी भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज जिसको हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसी कोई चीज होती है तो उस टाइम हमारे पास में ऑलवेज एक प्लान हो, बस उस लिए। अब ये मैं पॉइंट मार्क करता जा रहा हूं तो होता है ना कि आपका भी इन पे ध्यान रहेगा, आप भी चार्ट पर ऐसे मार्क करके रख देंगे। भले ही हो सकता है कि आप इनका वेट नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है कि जब तक यहां तक प्राइस नहीं आती हम कोई एक्शन ना लें, ऐसा कभी भी नहीं करना। बस ये एक पॉइंट हमारे रेफरेंस के लिए। तो हमने बैंक निफ्टी के अंदर में जो मार्किंग करी है वो की है हमने हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे। जो मेजर मार्किंग है वो यही है कि हाफ ईयरली पे डिमांड जोन मार्क किया और क्वार्टरली पे ये डिमांड जोन मार्क किया, जो कि एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। और साथ के अंदर में मंथली के ऊपर में एक रेफरेंस के लिए एक नंबर रख दिया यहाँ पर। बैंक एक्स में जाते हैं, क्वार्टरली से ही स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए वही सेम डिमांड जोन है जो निफ्टी बैंक में, वही सेम डिमांड जोन, क्योंकि देखिए सिमिलरिटीज है ना, निफ्टी बैंक और बैंक एक्स दोनों एक चीज, निफ्टी सेंसेक्स, तो उस वजह से ये सिमिलरिटीज हमें देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे वही डिमांड जोन एंड अगेन अगेन ये भी टेस्टेड ये भी टेस्टेड, और हाँ इसको आप चाहें तो मार्क करके रख सकते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अगेन कुछ नहीं मिल रहा हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक की तरह, चलो हाफ ईयरली पे मार्क करते हैं। निफ्टी बैंक में जैसे हमें मिला था इसमें भी हाफ ईयरली के ऊपर में डिमांड जोन मिल गया। ये रहा हमारा हाफ ईयरली का डिमांड जोन। अभी देखिए मैं ईएमए वगैरह ये सब चीजें नहीं एक साथ में लेके चल रहा हूँ, बताया ना मैं सारी चीजों को एक साथ में लेके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा आपके लिए, तो ईएमए वगैरह पे किसी पे भी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाफ ईयरली पे मार्क कर दिया, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये देखिए वहीं पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब निफ्टी बैंक की तरह बैंक एक्स में भी सेम सिचुएशन है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करें। तो फिर उस लॉजिक से हो सकता है मंथली पे यहाँ पे भी हमें एक नंबर डालने का मौका मिल जाए। यस, ये रही वो पिक्चर, यहाँ पे भी एक डाल देते हैं। अब ये देखिए हो सकता है कि एक 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 जो हम डाल रहे हैं ये एक एक करके 11 हो जाए, तो अगर 11 जब हो गए तो हो सकता है ना कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाए। एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 11 करने हैं, पर ये जितने ज्यादा एक 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 करके मिलते जा रहे हैं उतनी ही बड़ी यहाँ पर पावर आती सारी उस जोन के अंदर में। मतलब कभी भी एक इस पिक्चर में यहाँ पर आती है बैंक एक्स में, वहीं पे हम देखें कि सेंसेक्स में भी आ गए, निफ्टी बैंक में भी आ गए, निफ्टी में भी आ गए, तो देखिए मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट यहाँ से भी हो सकता है, बस इसलिए मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए नंबर रख रहा हूँ। ओके, तो मंथली पे रख दिया, वीकली पे जाते हैं, सेम पिक्चर है वही जो बैंक निफ्टी की थी, कि एक बार क्वार्टरली का ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड हुआ तो फिर प्राइस यहां तक आने के पूरे चांसेस है। वीकली से भी हमें समझ में आ रहा है क्योंकि ये रैली बिल्कुल ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रही है। और हाँ, इस पॉइंट को भी जस्ट फॉर रेफरेंस। तो अभी देखिए हमें क्या पिक्चर समझ में आई, एक बार वापस से इन सारी चीजों को शॉर्ट में समझते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक और बैंकेक्स, इन चार चीजों से हमें एक मार्केट का बहुत बड़ा व्यू मिल गया कि क्वार्टरली की पिक्चर तो देखिए सबके ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है। अब यहां पर जितने ये सारी चीजें, अब देखिए क्या होता है मार्केट का व्यू कैसे मिलता है। मान लीजिए सिर्फ इनमें से एक चीज क्वार्टरली के डिमांड जोन में है और बाकी तीनों चीजें नहीं आई, और हम देखें बहुत सारे स्टॉक्स भी दूर हैं, तो हो सकता है वो क्वार्टरली का डिमांड जोन हल्का सा रिएक्ट करे। होता है ना कि अचानक से मार्केट में एक दिन 300 400 पॉइंट की अप मूव आई,
हम खुश हो रहे हैं कि शायद मार्केट टर्न हो गया यहाँ से, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वापस से धीरे धीरे डाउन आया, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो सब डिमांड जोन खत्म भी हो गया, और प्राइस उसको ब्रीच करते हुए नीचे भी आ गई। फिर होता है ना, मार्केट ने एक नया लो लगा दिया, फिर वापस से लोग पैनिक होते हैं। तो ये सिचुएशन तब होती है जब एक ही चीज डिमांड जोन के अंदर में आई, और अभी भी बहुत सारे मेजर इंडेक्स और साथ के अंदर में उनके हाईली वेटेड स्टॉक डिमांड जोन से दूर हो। लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि क्वार्टरली के इतने सारे टाइम फ्रेम, अगर इन सब में अगर प्राइस आती है तो वहां से एक रैली बनती है, अच्छी खासी रैली। और हमें ये भी पता लगा किस किस डिमांड जोन को, किस किस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है। हमने वो मंथली के भी छोटे छोटे एरिया मार्क कर लिए, जहां पे अगर एक साथ में उन सब में प्राइस आती है तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है हम मार्केट का। मतलब सिर्फ 4 चीजों से ही हमें मार्केट का पूरा आइडिया मिल गया कि क्वार्टरली नो डाउट बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ऐसा कोई पॉइंट ना हो कि निफ्टी जब क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए तो हम यहाँ पे कुछ भी एक्शन ना लें, क्योंकि हो सकता है इसके साथ साथ में सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बैंक एक्स, ये सारी चीजें डिमांड में आ जाएं, और बहुत सारे दूसरे सेक्टर या स्टॉक भी आ जाएं। जितनी ज्यादा चीजें डिमांड में आएंगी उतना ही बड़ा वहां से रैली आएगी। और ये सारी चीजें हम अराइवल के टाइम पे ही डिसाइड कर सकते हैं, पहले से हम एक डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमारा एक्शन लेना इजी हो जाए उस चीज के लिए। अब देखिए, चीजों को सॉर्टेड रखते हुए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, फिर एक बार मैं इन पे आऊंगा। अब मैं कुछ एक आपको और सिमिलरिटीज दिखाता हूँ दूसरे इंडेक्स में। मैं ओपन कर रहा निफ्टी मिड 100, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए क्वार्टरली का डिमांड जोन है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से मार्किंग कर रखी है। फटाफट जल्दी जल्दी दो पिक्चर पे आपको ध्यान देना है, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, और साथ के अंदर में ईयरली के ये दो डिमांड जोन। मतलब इन सब के अंदर में जब मैंने मार्किंग करी ना, तो इन सब के अंदर में ईयरली का डिमांड जोन भी मुझे देखने को मिला और क्वार्टरली का डिमांड जोन भी देखने को मिला। मतलब इससे इन सब की तो सिमिलरिटीज हुई कि ये तो एक दूसरे के साथ में सिमिलर हैं, कि यहां से तो पूरा मिड कैप चलना ही चाहिए। बट लेट्स सपोज इन चारों के साथ में भी अगर ये कोइंसाइड कर गए, तो सोचिए मार्केट में वहां से कितनी अच्छी रैली आ सकती है। मतलब होता है ना कि लार्ज कैप चल रहा है, लार्ज कैप चल रहा है, कभी ऐसा होता है कि मिड कैप डिमांड में आ गया, पूरा मिड कैप चल रहा है, इतने दिन से मिड कैप टूट रहा था। लेकिन अगर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही चीजें डिमांड जोन में आ जाए, तो फिर एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत अच्छी चीजें चल सकती है ना। मतलब ये चारों चीजें अगर इनके सपोर्ट में और आ गए, तो सोचिए एक दूसरे का कितना सपोर्ट मिल गया इन सब पिक्चर को। और ऐसा ही कुछ लग भी रहा है यहाँ पे, देखिए ईयरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन ये है। ये सेम पिक्चर आप इन पे दूसरे भी, इन सब में देखेंगे ऑलमोस्ट। और क्वार्टरली वाली ये पिक्चर भी आप इन सब में देखेंगे। तो देखिए क्वार्टरली का डिमांड जोन ये भी मार्क कर दिया, ये भी डिमांड जोन मार्क कर दिया। अब मैं हाफ ईयरली का क्यों मार्क नहीं करा, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट वही की वही है। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन ऊपर वाले ईयरली डिमांड जोन में है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन नीचे वाले ईयरली के डिमांड जोन में। और ये सारी पिक्चर आप चाहे चेक कर लेना, इन सब में कॉमन है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हाफ ईयरली पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम सिर्फ ईयरली और क्वार्टरली को ध्यान में रखते हुए जल्दी से इन सबको देख लेते हैं। पहले वाले को हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पर, इसके अंदर में जाते हैं। उससे पहले चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर। देखिए निफ्टी मिड का 50, यहाँ पे भी सेम वही पिक्चर है, क्वार्टरली के ऊपर में दो डिमांड जोन हमें दिख रहे हैं, और ईयरली के ऊपर में भी डिमांड जोन हमें दिख रहे हैं। दोनों को ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे वाला डिमांड जोन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है ईयरली के डिमांड जोन से, और ऊपर वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा। मतलब वही पिक्चर जो निफ्टी सेंसेक्स की दिख रही थी ना, ऑलमोस्ट ऐसी सी कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और नोटिस करते जा रहा हूँ, कि इससे पहले की जो ये लेगिन कैंडल है ना, ये वाली, ये पहले नीचे गई है फिर ऊपर गई है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलो इसको बाद में कोरिलेट करें। निफ्टी मिड का 150 में जाते हैं। सेम क्वार्टरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन, और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन इस वाले ईयरली के डिमांड जोन पे। मतलब दोनों ईयरली के डिमांड जोन सब में मैंने मार्क कर रखे, अगर दो हैं तो दो, एक है तो एक, ऑलरेडी मार्क कर रखे। और आप देखेंगे क्वार्टरली का डिमांड जोन नीचे वाला तो इसी से प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा, और ये ऊपर वाला डिमांड जोन जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, बट उसमें भी कोई कमी नहीं लग रही। अगर सारी क्वार्टरली की पिक्चर एक साथ आएंगे तो उतनी ही बड़ी रैली आ जाएगी। इसके अंदर में जाते हैं स्मॉल कैप के अंदर में। क्वार्टरली के ऊपर में ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, और आप देख रहे हैं क्लियरली ईयरली से भी कोइंसाइड कर रहा है। ये रहा ईयरली, ये रहा ईयरली का फर्स्ट डिमांड जोन, ये रहा सेकंड डिमांड जोन। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ये लाइनें पहले से ड्रॉ कर रखी है मैंने टाइम को बचाने के लिए। H1 एंड H2 ये है नीचे वाले डिमांड जोन की प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लाइन, और H3 एंड H4 ये हैं ऊपर वाले डिमांड जोन की प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लाइन। और यही आपको दिख रही है यहाँ पर क्वार्टरली पे। इससे आपको समझ में आ गया कि ये वाला डिमांड जोन जो है वो ईयरली के ऊपर वाले डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है।
तो देखिए अपने आप में ये बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा हो गया। और ऊपर वाले में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रही है। मतलब सबके अंदर में वही सेम पिक्चर है। देखिए क्वार्टरली क्वार्टरली ईयरली ईयरली, चाहे फिर इसमें जाके देख लीजिए क्वार्टरली क्वार्टरली और साथ में ईयरली ईयरली, मतलब सब में वही सेम पिक्चर है। इसमें भी अगेन ईयरली के दोनों डिमांड जोन और ये रहे दोनों क्वार्टरली के डिमांड जोन। इन सब की पिक्चर मुझे बिल्कुल सिमिलर लग रही है और कहीं ना कहीं ये इनसे भी कोइंसाइड कर रही है, स्पेशली क्वार्टरली वाला एरिया। तो जितनी ये सारी चीजें मिली है ना, और इतनी सारी चीजें अगर डिमांड में आती है तो देखिए बाय डिफॉल्ट कितनी अच्छी चीज हो जाएगी। अब क्यों ना मैं एक पॉइंट को और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर इससे पहले जो कैंडल है वो पहले नीचे गई है फिर ऊपर गई है। इन सब में देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो ये ऐसा इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसके लिए मैं गया मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे बिना मार्किंग करते, मतलब ये एरोज तो जैसे निफ्टी बैंक वगैरह में हमने मार्क कर रखे थे, उसी लिए बस रेफरेंस के लिए मार्क कर दिए कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली की रेंज में ही है, ये मंथली का डिमांड जोन, तो वापस मार्क करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कुछ है तो उसी रेंज में, तो वापस मार्क करने की जरूरत नहीं, और ये रेफरेंस के लिए जैसे हम कर रहे हैं। बट पॉइंट ये वाला है, जो लेगिन कैंडल नीचे गई है ना क्वार्टरली में, उसने क्या किया, मंथली पे एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट किया। अब देखिए उन सबको चेक करते करते वहीं से हमें आइडिया मिल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि एक लेगिन कैंडल पहले डाउन गई और फिर ग्रीन कैंडल बनी है। उसने क्या किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जो पिक्चर हो रही थी, उसने मंथली डिमांड जोन बना दिया, ये वाला डिमांड जोन। तो बस इसको बिना मार्क करते हुए एरो यहाँ पे लगा दिया, और ये अगेन सब में कॉमन है। चाहे आप निफ्टी मिड का 150 में देख लीजिए, 100 में देख लीजिए, सबके अंदर में कॉमन है। और देखिए कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है अपने आप में देखने को। तो अगेन यहाँ पर भी कोई चीज अगर डिमांड में आती है इन सब के अंदर में, तो सोचिए पूरा मिड कैप कितना चल सकता है, और वहां पर अगर कोई मिड कैप के स्टॉक आते हैं तो उनमें कितनी बड़ी रैली, कितना बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। एंड अगेन ऊपर वाले चारों में कोई भी चीज कहीं से भी कुछ भी सिमिलरिटीज मिली, कुछ भी कोइंसाइड हुआ, फिर चाहे वो क्वार्टरली के डिमांड जोन हो, फिर चाहे मंथली का डिमांड जोन हो, या फिर जो वीकली के ऊपर में हम छोटी सी एक नंबर ड्रॉ कर रहे थे एक रेफरेंस के लिए, चाहे वही चीजें क्यों ना हो, मतलब वो भी कोइंसाइड करती तो पूरे मार्केट में कितनी बड़ी रैली आ सकती है। तो देखिए इन चार के बाद में ये चेक करा तो हमारा व्यू और भी कितना ज्यादा स्ट्रोंग बन चुका है। अब क्योंकि इनमें से तीन चार चीजें मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर हम आते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट पे। मतलब बताया ना मैंने आपको, एपिसोड का सेकंड पार्ट जो है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी पीएसयू बैंक, वही सेम चीज कर लेते हैं। क्वार्टरली के ऊपर में देखिए डिमांड जोन ऑलरेडी मार्क कर रखा है मैंने, दो डिमांड जोन है, दोनों के दोनों निफ्टी पीएसयू बैंक में मैंने मार्क कर रखे। ईयरली पे देखें, बहुत दूर है, इसको रहने देते हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे हमने निफ्टी बैंक और बैंक एक्स के अंदर में हाफ ईयरली पे किया था, उसी तरह से हाफ ईयरली पे देख लेते हैं। यस, ये रहा हाफ ईयरली का डिमांड जोन। हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर में, वो आप देखेंगे क्वार्टरली के नीचे वाले से तो प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है। आप चाहें तो मंथली वगैरह पे भी रेफरेंस के लिए कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक बार अभी चीजों को सॉर्टेड रखते हैं, सिर्फ क्वार्टरली और हाफ ईयरली तक। अब क्वार्टरली से तो ये आइडिया लग रहा है कि इसका ये क्वार्टरली अगर इन सब से कहीं से भी कोइंसाइड करता तो देखिए ना एक दूसरे को ये स्ट्रेंथ देती जा रही है। वो होता है ना कि एक ना एक एक मिलके 11 होते जा रहे हैं ये सारी चीजें। निफ्टी आईटी में जाते हैं। निफ्टी आईटी में आप देखेंगे कि क्वार्टरली का डिमांड जोन, अब मैं मार्क नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप ये खुद ही मार्क कर लीजिएगा। ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये रहा हाफ ईयरली का डिमांड जोन। इसमें देखें कुछ ईयरली नहीं, वही तो फिर सेम सिमिलरिटीज रखते हैं हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ज्यादा फोकस उसी पे रखते हैं हमारा क्वार्टरली वाले पे। हाफ ईयरली पे है ही, क्वार्टरली पे है। निफ्टी फार्मा में जाते हैं, निफ्टी फार्मा में भी देखिए सेम क्वार्टरली पे। निफ्टी ऑटो क्वार्टरली पे थोड़ा दूर है। निफ्टी कंजम्पशन क्वार्टरली पे डिमांड जोन है। निफ्टी मेटल, अब यहाँ पे ये देखिए इसमें भी डिमांड जोन है, बट हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था ना, कि कभी कभी एक डिमांड जोन में प्राइस आए, थोड़ा सा रिएक्ट करे और फिर वो टूट जाए, वो इस वजह से हो सकता है। अब ये वाला डिमांड जोन आप इन सब में तो देखा कि काफी दूर है क्वार्टरली का, जैसे दूर है निफ्टी आईटी में भी दूर है ये वाला, निफ्टी फार्मा में भी दूर है ये वाला, निफ्टी ऑटो इसमें तो और भी ज्यादा दूर है, कंजम्पशन में भी अभी दूर है, लेकिन निफ्टी मेटल में पास में। अब सोचिए पूरा मार्केट और कोई भी इंडेक्स डिमांड जोन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी मेटल आए और हाईली वेटेड स्टॉक भी अभी दूर ही हो, तो फिर ये डिमांड जोन कितना सा रिएक्ट करेगा। तो होता ना कि एक बार रैली आई यहाँ से एक अच्छी खासी, लेकिन फिर वापस से धीरे धीरे आके इसको खत्म कर दे।
क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें डिमांड जोन से दूर हो। और ऐसे में इसको खत्म करें, हम ये सोचें कि क्वार्टरली का डिमांड जोन टूट गया, इसीलिए सारे सेक्टर देखते हैं हम। इसीलिए पूरा मार्केट के व्यू के लिए ये सारे सेक्टर से, जैसे कहते हैं ना कि एक, चाहे शॉर्ट टर्म अप्रोच हो चाहे लॉन्ग टर्म अप्रोच, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है हमारी। इसीलिए सेक्टर वाली चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपन। अब देखिए हाफ ईयरली पे जाते हैं। एक ये रहा हाफ ईयरली का डिमांड जोन, तो क्यों ना एक काम करें कि इसके अंदर में हम ये देखें, इसको भी मार्क करके रख लें। तो हो सकता है ना कि ऊपर वाला डिमांड जोन कम रिएक्ट करे, और नीचे वाले डिमांड जोन में जब इसमें प्राइस आए, ये अपने आप में इतना ग्रेट है, और जब तक यहां तक प्राइस आएगी, बाकी जो ऊपर वाले हैं इन सब के अंदर में क्वार्टरली के डिमांड जोन में भी प्राइस आ सकती है। तो एक दूसरे को कितना सपोर्ट मिल जाएगा सबका। एंड मीन वाइल इनमें हम ऑलरेडी इन चार में और इन सब के अंदर में हम क्वार्टरली की पिक्चर देख के आए। तो देखिए अपने आप में क्वार्टरली की पिक्चर बहुत कुछ कह रही है। यहां तक कि आपने एक चीज नोटिस करी हो, जब मैं बैंकेक्स के अंदर में था यहाँ पर, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन अपने आप में इतना अच्छा है भी नहीं। ये वाला रैली बेस बेस कितनी सारी बेस कैंडल है, मैंने तो बस इस रेड कैंडल के बिहाफ पे इसको मार्क कर दिया। अब अगर सिर्फ और सिर्फ बैंकेक्स को हम देख रहे होते, या फिर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे होते, और उसमें ऐसी पिक्चर होती, शायद हम मार्क भी नहीं करते। और जब प्राइस वहां पे आए और चल जाए, और उससे अच्छी कोई दूसरी चीज ना चले, और हम हैरान हो कि लाइक ये कैसे हुआ कि एक अच्छा डिमांड जोन नहीं चला और एक खराब सा डिमांड जोन चल गया, उसके पीछे यही वजह होती है। ये अपने आप में इतना स्ट्रोंग बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ ही ये सारी चीजें आएंगी। तो ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रोंग बन जाएगा। और इससे भी अच्छा कुछ अकेला इंडिपेंडेंट होता इसमें या किसी स्टॉक में, तो हो सकता है वो भी ना चले, एक बार रिएक्ट करके फिर वो वापस से टूट जाए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो होता है ना कि एक टेम्परेरी डिमांड जोन भी चलने लगता है, जब मार्केट सेक्टर हाईली वेटेड स्टॉक डिमांड में आते हैं तो सब चीजें चलने लगती हैं। फिर चाहे टेम्परेरी डिमांड जोन ही क्यों ना हो, हर एक चीज रेस्पेक्ट होती है। और जब मार्केट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी अदर मेजर इंडेक्स और हाईली वेटेड स्टॉक सब के सब दूर हैं, तो फिर कितना ही अच्छे से अच्छा डिमांड जोन हो, वो भी स्ट्रगल कर सकता है। तो यहां से देखिए हमें एक क्लियर आइडिया मिल गया मार्केट का, कि मार्केट बेसिकली क्या करता है। अब आगे की पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अराइवल के टाइम पे हम ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कहां से कितनी बड़ी रैली आनी चाहिए। हमारा पहला इनिशियल फोकस है क्वार्टरली डिमांड जोन पे। इन सब के क्वार्टरली डिमांड जोन जो हमने देखे, वो जितने एक साथ में आएंगे ना मार्केट में, उतनी बड़ी रैली आएगी। और कुछ कुछ चीजें कम आई हैं, तो फिर वहां पर जैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखें, क्योंकि हमें ये है ना कि हाँ हो सकता है कि ये चीजें यहीं रहें जब तक दूसरे डिमांड जोन नहीं आते हैं। तो और जैसे ही दूसरे डिमांड जोन आएंगे, फिर वहां से एक रैली आ सकती है कंटिन्यू। और एक बार क्वार्टरली के डिमांड जोन से रैली आ जाए और वो मान लीजिए चल चुका, और फिर वापस से मार्केट में कभी फ्यूचर में सेलिंग प्रेशर है किसी भी वजह से, जो कि नए नए सप्लाई क्रिएट कर रहा हो, तो वो क्वार्टरली का डिमांड जोन टेस्ट हो चुका। अब हमारा एक्शन किस पे होगा? सेकंड एंड थर्ड के ऊपर में। तो अगेन वो सारी चीजें हम, कि जो टेस्टेड हो चुका उस पर से फोकस हटाए, और जो फ्रेश है उसके ऊपर में हम हमारा फोकस रखें। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज एक बार प्राइस यहाँ से चल जाए, चलने के बाद में हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि फॉलोअप डिमांड जोन जो है कहाँ कहाँ बन रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में बन रहे हैं और किन किन इंडेक्स में बन रहे हैं। अगर हमें उनमें लगा कि कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, फ्यूचर में वापस से सेलिंग आती है किसी भी वजह से, तो ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन, ये सब के सब डिमांड जोन अच्छे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका वेट करने से पहले कोई एक्शन ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसे मैंने बताया ना, हमारा एक्शन ऑलवेज अराइवल पे डिसाइड होगा कि इसके साथ में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब देखिए इनको तो हम ट्रेड करने बैठे नहीं है ना, कि निफ्टी फार्मा को बाई कर रहे हो, निफ्टी ऑटो को बाई कर रहे हैं, इनके स्टॉक ही तो बाई करेंगे ना। तो हम देख लेंगे ना कि जो जो हमारी अपॉर्चुनिटी, जो जो लेवल हमने मार्क करके हमारे स्टॉक्स में, चाहे हमारी वॉच लिस्ट हमारी फेवरेट वाली हो, ओन रडार वाली हो, कोई भी वॉच लिस्ट हो, उनमें जो लेवल मार्क कर रखे हैं, वो लेवल जब डिमांड में आ रहे हैं, तो इनकी क्या पिक्चर है? अपने आप ही एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड हुई चीजें वो वहीं से रॉकेट हो जाएंगी। तो अराइवल के टाइम पे ऑलवेज एक बहुत अच्छा व्यू हमें पहले से मिल जाता है, लेकिन हम पहले से तैयारी करके रखेंगे, तभी हम वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर पाएंगे। अगर पहले से हमारी तैयारी नहीं है, तो फिर वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको एक ऐसी लर्निंग देने जा रहा हूं जो न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि आपकी लाइफ को भी बदल देगी, अगर आप इसे समझ गए तो। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। इस स्टोरी में दो लोग हैं, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है वरुण। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अरुण 9th फ्लोर पे एंड वरुण 10th फ्लोर पे। दोनों ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। दोनों की एज सेम है, कैपिटल सेम है, यहां तक कि काफी चीजें सिमिलर हैं। बट एक मेजर डिफरेंस है, वो आपको इस स्टोरी के लास्ट में खुद ही समझ में आ जाएगा। हुआ ये कि मार्केट क्रैश हो गया।
वरुण जो कि 10th फ्लोर पर रहता था, उसके फोन में कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आए, मनी कंट्रोल, न्यूज चैनल, टेलीग्राम वगैरह से, जिसकी वजह से वरुण पैनिक हुआ एंड सब कुछ सेल कर दिया बॉटम पर। एंड लॉस इतना बड़ा था कि वरुण की सारी सेविंग चली गई। अब बात करते हैं अरुण की, जो कि वरुण से एक फ्लोर नीचे 9th फ्लोर पर रहता है। इस मार्केट क्रैश में अरुण के फोन पर भी कंटिन्यूअसली वही सारे नोटिफिकेशन, वही सब के सब अर्जेंट कॉल टू एक्शन। अरुण ने फोन को साइलेंट किया एंड अपना वो डिसीजन फ्रेमवर्क ओपन किया जो उसने कुछ महीने पहले इसी मार्केट क्रैश, या मैं कहूं एग्जैक्ट इसी सेम सिनेरियो के लिए बनाया था। उसने अपनी प्री कमिटेड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया एंड बिना पैनिक हुए वहां पर बाई किया और वहां से बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। अरुण एंड वरुण में जो डिफरेंस था वो ना तो इंटेलिजेंस था और ना ही इंफॉर्मेशन। दोनों के पास में एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन थी एंड सेम डेटा था, बट जो मेन डिफरेंस था वो था मेंटल क्लियरिटी। सो गाइज, इन टूडेज वर्ल्ड मेंटल क्लियरिटी इज द न्यू वेल्थ इन अ वर्ल्ड डिजाइन टू कंफ्यूज यू। आज की इकोनॉमी में आपका सबसे बड़ा एसेट आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी या आपका नेटवर्क नहीं है, वो है आपकी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। आपका सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट, चाहे लाइफ हो या स्टॉक मार्केट। एक बेहतरीन जर्नी सिर्फ इसी बात पर टिकी है कि आप कितना क्लियरली सोच पाते हैं। मैं बताता हूं क्यों। हिस्ट्री में पहली बार एक बहुत बड़े लेवल पर साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है और उसमें हम सब रह रहे हैं। एंड इस वॉर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रेडिशनल वॉर की तरह आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड को कैप्चर करना। अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो आज की डेट में एक एवरेज पर्सन हर दिन 174 न्यूज़पेपर के बराबर इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। रिसर्च ये कहती है कि 1790 में इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए ऑलमोस्ट 15 इयर्स लगते थे। तो कैन यू इमेजिन कि कितनी इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग रह रहे हैं। हर कोई इस इंफॉर्मेशन के दौर में एक रेस में है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। और ये करवा रही है हमसे एक नई करेंसी जो कि मार्केट में आई है, जिसका नाम है अटेंशन। यस, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और अटेंशन मर्चेंट कौन कौन से हैं? मेटा, ट्विटर, टिकटॉक और भी बहुत सारे जनरल लाइफ के लिए। और स्टॉक मार्केट के अटेंशन मर्चेंट कौन कौन से हैं? न्यूज चैनल, स्टॉक मार्केट ब्लॉगर और बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन इंजन। इसमें वो सारी अननेसेसरी स्टॉक मार्केट की ऐप कवर हो गई जो दिन भर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजती है। इन अटेंशन मर्चेंट ने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना ली है सिर्फ आपके मेंटल फोक से। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मेटा ने 2021 में 117.9 बिलियन डॉलर बनाए सिर्फ आपके अटेंशन से। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका वैल्यूएशन है $220 बिलियंस में। और वो कैसे? आपके डोपामाइन सिस्टम में डायरेक्टली हुक करके। आप सोचना इस बारे में, हिस्ट्री में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी वो हैं जो जितनी जल्दी आपकी मेंटल क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड ऐसा नहीं कि किसी ने ये आउटकम प्लान किया है बस हो गया। बिकॉज व्हेन अटेंशन बिकम द प्राइमरी करेंसी, मेंटल क्लैरिटी बिकम्स द अल्टीमेट स्कैरसिटी। और इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। आपको पता है कि वर्ल्ड के जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं, जैसे कि वरुण बुफेट, बिल गेट्स और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, इन्होंने इस मेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट में सिस्टमेटिक डिफेंस बना रखा है। वरुण बुफेट डेली साइलेंस के अंदर में 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, while बिल गेट्स टेक्स थिंक वीक्स इन द आइसोलेटेड केबिन। ये लोग वो चीज समझते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल मिस करते हैं, और वो है मेंटल क्लियरिटी। और इस वर्ल्ड में जहां हर कोई कंफ्यूज्ड है, वहां मेंटल क्लियरिटी सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, बल्कि एक एसिमेट्रिक वेपन भी है। अब एक इंटेलिजेंस ट्रैप हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंस ट्रैप के बारे में। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंटेलिजेंस और क्लियरिटी में। वो सोचते हैं कि उनका इंटेलिजेंट होना ही उनकी क्लियर थिंकिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज बिना क्लियरिटी के हाई इंटेलिजेंस सिर्फ एक लाइबिलिटी है। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अक्सर उन डॉट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। और इसी वजह से हिस्ट्री के बड़े डिजास्टर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों की वजह से हुए। उनके पास में प्रोसेसिंग पावर तो थी बट क्लियरिटी नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर एक रूम में दो इन्वेस्टर हैं, एक का आईक्यू हो 180 और दूसरे का 120। जिसका आईक्यू 180 और उसकी थिंकिंग थोड़ी फोगी है, लेकिन जिसका आईक्यू 120 है उसकी थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर है। ऑलवेज बेट ऑन द सेकंड। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटेलिजेंस एक कॉमन चीज है। क्योंकि देखिए कितने लोग हैं जो इंटेलिजेंट है और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सबके सब पैसा थोड़ी ना बना रहे हैं।
अब इसी क्लियरिटी का मैं वेल्थ के साथ में क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको हिस्ट्री के दो बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताता हूं जो कि क्लियरिटी एंड वेल्थ के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। 2008 में जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैनिक था, ज्यादातर इन्वेस्टर सब कुछ सेल कर रहे थे जो कुछ भी उनके पास में था। वहीं पर रेडालियो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं हिस्ट्री के अंदर में, अपने मेडिटेशन रूम में 1 आवर के लिए बैठे और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया एंड उसी वजह से बिलियंस में पैसा बनाया। इसलिए नहीं कि उनके पास में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, सबके पास में सेम इंफॉर्मेशन एंड सेम डेटा था। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग उसी टाइम बॉटम पर सेल कर रहे थे। जो डिफरेंस था वो था मेंटल क्लियरिटी। और अगर इसी की मैं तुलना करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलटीसीएम से, जो कि एक हाईली लेवरेज हेज फंड है जिसे नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित और बहुत सारे ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस चलाते हैं, हैज लॉस्ट अराउंड $4.6 बिलियन इन 1998 इन जस्ट 4 मंथ। उनके पास में हर एक पॉसिबल इंटेलेक्चुअल एडवांटेज था, बट जो नहीं थी उस टाइम वो थी क्लियरिटी। इससे पहले लगातार 3 साल से वो प्रॉफिट में थे, बट फोर्थ ईयर के अंदर में उनको इतना बड़ा लॉस हुआ। अब इसी पर मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। आप लोग ऑप्शंस प्रीमियम को जानते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ एक नए प्रीमियम के बारे में जिसका नाम है क्लैरिटी प्रीमियम, कि ये क्या होता है। देखो, मार्केट में एक एक्स्ट्रा रिटर्न हर टाइम अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो अपनी क्लियर थिंकिंग को मेंटेन कर सके जब दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हो, और ये एक्स्ट्रा रिटर्न ही है क्लैरिटी प्रीमियम। कुछ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मार्च 2020 में जब कोविड पीक पर था, कंपनीज 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही थी। 2008-2019 में ब्लू चिप स्टॉक जो है वो जनरेशनल डिस्काउंट पर अवेलेबल थे। 2022 के अंदर में ड्यूरिंग द टेक सेल ऑफ, टेक कंपनी जो है वो केस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही थी। इन सारे केसेस में जिनकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, जो इस फोक के अंदर से देख सकते थे, उन्होंने अपना फॉर्च्यून बनाया। इसलिए नहीं कि उनके पास में कोई स्पेशल इंसाइट थी। जब दूसरे लोग अपनी मेंटल क्लियरिटी खो रहे थे तब उन्होंने अपनी मेंटल क्लियरिटी नहीं खोई। इस वर्ल्ड में जिन्होंने भी बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है ना, उन्होंने अपनी क्लियरिटी को टाइम दिया। रेडालियो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जानते हैं कि पैनिक मार्केट में पीक क्लियरिटी ज्यादा वर्थ है एक शांत मार्केट के कंपैरिजन में। वो जानते हैं कि क्राइसिस में मेंटल क्लियरिटी 100x वर्थ है नॉर्मल रिटर्न के कंपैरिजन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जानते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब अपीयर होगी जब दूसरे लोग अपनी क्लियरिटी खोएंगे। अब यही तो सेम आपको भी समझना है। जो प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है, जो प्री कमिटेड प्लान है, उनमें अपनी क्लियरिटी नहीं खोनी। ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक बेस्ट डिमांड जोन तब बनेगा जब प्राइस वहां से एक अच्छी खासी ऊपर जाए, और जब भी प्राइस को उस जोन में वापस आना है तो उतना ही डाउन आना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किसी न्यूज के थ्रू ही आएगी, और यहाँ पे अगेन अटेंशन करेंसी वापस से अपना खेल दिखाएगी। एंड इस बार परसेंटेज चेंज भी उससे ज्यादा दिखेगा। तो बस ऐसे में क्लियरिटी नहीं खोनी है। पास्ट आप जानते हैं कि हमने ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे हैं, फ्यूचर में हम फिर से बार बार देखेंगे। अपने प्री कमिटेड प्लान पर क्लियरिटी रखने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, आज तक निफ्टी ने ईयरली टाइम फ्रेम पर एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया। अच्छा, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई उसमें एक खास बात यह भी है कि अरुण एंड वरुण दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अदरवाइज शायद वरुण को भी थोड़ी क्लियरिटी होती। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि हम, मतलब मैं और आप जो मुझे सुन रहे हो, वो एक दूसरे को जानते हैं। अब आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ा वेपन होना चाहिए। यस, ये आपका सबसे बड़ा वेपन है। आज के दौर में आपके पास में एक बहुत बड़ी बैट अवेलेबल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यस, ये जो क्लैरिटी है ये बहुत बड़ी बैट है, क्योंकि आज के दौर में जहां पे पूरा वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज गेटिंग नॉइजर, और पूरा वर्ल्ड कंफ्यूजन के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है क्लियरिटी। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, योर अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट। और इसके बेनिफिट देखिए, ये दूसरे एसेट की तरह ना तो इस पर टैक्स लगता है, ना ये चुराया जा सकता है, ना ये कॉपी किया जा सकता है, और ये टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। याद रखना, इस दौर में जहां पे हर दिन एक एवरेज पर्सन अराउंड 35,000 डिसीजन लेता है, सिंगल डे की मैं बात कर रहा हूँ,
वहां पर आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग ही डिटरमाइन करेगी आपकी क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर, वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कंपनीज है ना, वो बिलियंस में इन्वेस्ट कर रही हैं आपकी थिंकिंग को फोगी बनाने के लिए, आपकी क्लियरिटी के अगेंस्ट में बैट कर रही हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लियर डिसीजन लें। आपके फ्यूचर की सारी वेल्थ इसी से कनेक्टेड है। अच्छा, उस स्टोरी में उस दिन एक चीज और हुई। अरुण ने सोचा, जब न्यूज वगैरह पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो क्यों ना इन सबको फोन से हटा दूं। एंड उसने वैसा ही किया। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, एंड आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर।